सॉरी। सर क्या पढ़ाए? रीजनिंग पढ़ाए गए? सही पढ़ा रहे थे? रीजनिंग में क्या चल रहा है इसमें? हाँ, क्लॉक समझ में आ रहा है ना? अच्छे किताब, अच्छे टीचर और अच्छे दोस्त जल्दी समझ में नहीं आते हैं। उनके साथ बहुत दूर तक चलना पड़ता है, तब समझ में आएगा कि कौन कितना अच्छा है। ठीक है, जैसे मेरे गांव के ही थे, बगल के संगम, मेरे गांव के बगल के थे। अब आपको ऐसा क्या फील हो रहा है हमको खुद नहीं समझ में आया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं सारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ हर एक चीज़ की। ऐसा थोड़ा कि जो व्यक्ति भीड़ में पढ़ेगा वही क्वालिफाई करेगा। 400 बच्चों का भीड़ रहेगा, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके पास नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। 500 लोगों के बीच बैठे हैं, उसमें टीचर सब पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब ये ढूंढेंगे कि नहीं यहाँ भीड़ हो, तो भाई अभी हमको 1 महीने हुआ स्टार्ट किए कोचिंग। ठीक है, हम अपने आप को किसी के सामने प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे उनको कि हमारी ये क्वालिटी, हम ये चीज़ देते हैं आपको, तो धीरे धीरे ना हमको ऑब्जर्व करते 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 पसंद करेंगे। ऑटोमेटिक हमें थोड़ा कोई पसंद कर लेगा। ठीक है, जैसे आप लड़कों की गलती क्या होती है, आप भीड़ में भेड़ की तरह हो जाते हैं। आप पूछ नहीं पाते हैं, वही 12 वाला हाल रह जाता है। आप जो है देखिए उस चीज को कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आजकल तो ऑनलाइन भी क्लास चल रही है, सारी क्लासेस ऑनलाइन डाली जा रही हैं। देखिए ना, फ्री में सारे वीडियोज, मेरे पॉलिटी के मेरे सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे। लेकिन उसका जो मजा है और सामने बैठ के एक एक क्वेश्चन पूछने का जो मजा है, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ पे बैठने के बाद अलग अनुभूति आती है, मोबाइल पे सब बैठने के बाद सोते हैं। ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं जो लोग, एक आध दिन गैप भी मिल गया, छोड़ो जाने तो 1 घंटे क्लास है, कल देख लेंगे, तो कल के बाद परसों हुआ, परसों चौथे, फिर क्लासेस का वेटेज बढ़ता गया और वो क्लास कभी देखा ही नहीं गए। ऑनलाइन में ऐसे होता है। तो ऑफलाइन बैठ के पढ़ना चाहिए, बैठ के पढ़िए, क्वेश्चन अपने पूछिए। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे बोलिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। संविधान कहाँ तक पढ़ाए हैं? अनुच्छेद 19 तक पढ़ा दिए ना, आर्टिकल 19। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 14 से लेके 18 तक इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समझा रहा है? क्या बोलते हैं? 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जितने भी राइट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी राइट्स आपको दिए गए हैं, ये सारे जो राइट्स हैं ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी सब में समानता की बात की गई है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समय समानता है, विधि के समय समान संरक्षण समानता की बात है।
आर्टिकल 15 कहता है किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता ही है। 16 कहता है कि लोक नियोजन में समता, वो भी समानता है कि सबको एक समान नौकरी दी जाएगी। हम लोग जो आरक्षण का प्रावधान करते हैं वो हमारा पॉजिटिव वे है, हम उसको पॉजिटिव वे में करते हैं। आज जो हम आरक्षण देते हैं वो हमारा पॉजिटिविटी है। अगर आप उसे निगेटिव के तौर पे देखेंगे तो फिर वो गलत है ये है, लेकिन आप पॉजिटिविटी के रूप में देखिए तो फिर वो उसका अलग मतलब है। फिर हम आरक्षण सही देते हैं, और जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सही भी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि गलत है। 200-300 वर्षों तक जिन्हें बड़े जाति के लोग खटिया पे बैठने नहीं दिए, हाँ, आज वो लोग कहते हैं कि नहीं आरक्षण क्यों दिया जाता है। जो 200-300 साल सताए गए लोग, उनको इस 70 साल में आरक्षण मिल गया तो उनको तकलीफ होने लगी। सोचिए कि जिसको इतने दिन तकलीफ हुई होगी उसकी क्या स्थिति रही होगी। रवीश कुमार का एक इंटरव्यू चलता है, एक पंडित जी के घर हैं वो, और एक छोटे जाति के व्यक्ति हैं, उनकी हर समय की आदत रही होगी, तभी वो व्यक्ति नीचे बैठता है, जबकि रवीश कुमार तुरंत बोल देता है कि अगर आप इस खटिया पे नहीं बैठेंगे मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। देखे होंगे शायद आप लोग। तो वो समानता की बात कर रहा है, किसी से कोई भेदभाव ना हो। लेकिन जो आरक्षण दिया जा रहा है, जब आप लोग बहुत बड़े लोग थे, आप लोग किसी को बैठने नहीं दे रहे थे, आप लोग मूलाकर्म लगा रहे थे महिलाओं पे, वो भी SC ST जाति पे, कि महिलाओं के स्तन कितने बड़े उस हिसाब से हम टैक्स लेंगे। इतने बड़े राजा थे जो लोग, मूलाकर्म 1916-17 में जाके समाप्त हुआ हमारे भारत में। तो आप तब तो नहीं कर रहे थे, तब तो आपको अच्छा लग रहा था। आपका ये घर है, आप जनरल बड़े जाति से आते हैं, आपका घर है, पंडित जी हैं, छत्री जी हैं, आपका जो घर है SC ST का जाति, जो रोड जा रहा है आपके घर के सामने से, यहाँ से नहीं जा सकता था वो। आप लोग इतने बड़े थे, वो व्यक्ति यहाँ से ऐसे होकर जा सकता था। यानी जो दूरी वो 200 मीटर में 100 मीटर में तय कर सकता है, उस व्यक्ति को 2 किलोमीटर चलना पड़ता था। यानी जो उतना बर्दाश्त कर गया, 300-400 साल बर्दाश्त कर गया, आप लोग 76 से 77 साल में थक गए कि इनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। और आज की भी यही स्थिति हमारे भारत में, भले हमारा संविधान कुछ भी कहता हो, लेकिन आज की भी यही स्थिति है कि आज भी छोटे जाति के लोगों को परेशान किया जाता है, सताया जाता है, मार दिया जाता है, वो लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। हाँ, कम हुआ है, जैसे कम हुआ है। अब हर एक चीज के लिए जब नियम, रूल, रेगुलेशन, आप जानते हैं SC ST एक्ट आता है, इसके तहत अगर आप पे लग जाएगा वो, फिर आपकी जिंदगी ही खत्म है। ये सब नियम बनाए गए जानबूझ के कि लोग थोड़ा डरे। जो बड़े जाति के लोग हैं डरे, थोड़ा डरते ही नहीं थे लोग किसी से, जिसको जबरदस्त मार देते थे, छोटे घर की लड़कियों को अपने सामने नचवाते थे। आप लोग सुने हैं, मेरे कहने क्या जरूरत है। छोटे लड़कियों को अपने घर में काम करने के लिए बुलाते थे, उनके साथ अनैतिक कार्य ये लोग बड़े लोग किए हैं। ये सब क्या था? इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए ये सब मेरे आर्टिकल ऐड किए गए। तो जितने ही आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 हैं, इन सारे आर्टिकल्स में समानता की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। हमने आपको बताया था अस्पृश्यता का अंत मतलब, बहुत से टीचर बताते हैं कि छुआछूत का मतलब ये नहीं है कि किसी को छूना है, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रेन में जाते हैं तो आपकी जाति नहीं देखी जाती है। आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, EWS है, क्या है, आपकी जाति नहीं देखी जाती है। आप एक बस में जाते हैं, आपकी जाति नहीं देखी जाती है, आपका धर्म नहीं देखा जाता है, ठीक है। आप किसी मॉल में जाते हैं, आपसे नहीं पूछा जाता किस धर्म के हैं, कौन सा कपड़ा पहने हैं, क्या है, आपसे नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो अस्पृश्यता है, वो छुआछूत का वो मतलब नहीं कि छूने से है, अनटचबिलिटी वो अलग है। यहाँ पे छुआछूत का मतलब ये है, ठीक है। तो जब आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, समानता की बात की जा रही है, ठीक है, तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समानता की बात की जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक दिया गया है, ठीक है। तो समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिया गया है। समझ रहे हैं जी? जैसे आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, ठीक। जैसे क्या है कि हमें कोई उपाधि मिल गई तो हमें ऐसा फील होने लगा कि हम सबसे बड़े हैं, ठीक है।
जैसे अभी किसी को आप राजा की उपाधि दे दीजिए तो अपने को क्या समझेगा कि राजा है, लोगों को ये लगेगा ये राजा है। जैसे हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे संविधान में टीचर के लिए, शिक्षा के लिए और सेना के लिए बताए ना, शिक्षा और सेना को उपाधि दी जा सकती है। जैसे आप लोग मास्टर प्रयोग करते हैं, प्रोफेसर प्रयोग करते हैं, शिक्षक प्रयोग करते हैं, सूबेदार प्रयोग करते हैं, मेजर जनरल प्रयोग करते हैं, कर्नल प्रयोग करते हैं आप लोग ना, जिसकी उपाधि का अंत नहीं है। इसके अलावा कोई अन्य और उपाधि दी जाती है, राजा, महाराजा, नाइटहुड, सर, ऐसी उपाधि पहले दी जाती थी। उन सभी उपाधियों का अंत किया गया है कि नहीं, सभी लोगों को लगे हम एक समान हैं, हम जिस लोकतंत्र में हैं वहाँ पे समानता है। ऐसा ना किसी को फील हो कि नहीं ये ऐसे इतने बड़े हैं, जैसे हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये लोग एक पद के तौर पे अपने आप को डिसाइड करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि इन लोगों के नाम के पहले लगता है माननीय, लगता है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। कौनो माननीय योग्य है नहीं, सब कोई माननीय योग्य नहीं है, सभी चुट्टे के चुट्टे हैं, चोरी करने में एक नंबर है सब, ठीक, लेकिन इनके नाम के पहले लगा है, ठीक। तो एक प्रकार से शिक्षा का ही है वो। बाकी अन्य कोई ऐसी उपाधि है जो कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति को लगे कि नहीं ये बड़े हैं, तो उस उपाधि को समाप्त किया गया। तो वहां पे इक्वलिटी की बात हुई, समानता की बात हुई, ठीक है। तो आज से कभी क्वेश्चन पूछे कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक दिया गया है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक ना। हमने आपको आर्टिकल 19 कल पढ़ाया था। आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। किसका अधिकार है, स्वतंत्रता का, यही है, कल बताया आप लोगों को। आर्टिकल 19(1) ये क्या कहता है, आपके पास वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हाँ? आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है, आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ लिख के, कुछ दिखा के, दर्शा के आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ऐसे फिंगर दिखाते हैं या ऐसे विपरी का दिखाते हैं तो आप दर्शा रहे हैं। आप किसी से गुस्सा करते हैं तो इमोजी भेज देते हैं, ले इमोजी, तुझसे नाराज है, तुझसे ना बतियाई हो ना, वो क्या है, सब इमोजी है। तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप नेताओं को काला झंडा दिखा रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उनका कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो यह आता है आर्टिकल 19(1) के तहत, ठीक। आर्टिकल 19(1) जब वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसी में दिया गया RTI 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, वो भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। सूचना का जो अधिकार है वो आता है आर्टिकल 19(1) के तहत। RTI जोड़ा गया था 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अच्छा, सूचना का अधिकार में हम क्या बताए थे कि जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं आप RTI के द्वारा सारी जानकारी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। RTI आप फाइल करिए कि सरकार हमें ये बताइए कि हमारे गांव का जो प्रधान है उसको आप एक साल में कितने रुपए खर्च करने के लिए देते हैं, आप कितने रुपये दिए हैं इनको खड़ंजा बनवाने के लिए, आप इनको कितने रुपये दिए हैं शौचालय के लिए, आप इनको कितने रुपये दिए हैं, जो लोग एक्सपायर होते हैं उसमें पैसा दिया जाता है। जैसे लोग प्रधान लोग जो होते हैं ना, जो पैसा मतलब ये लोग जब प्रधान हो जाते हैं तो गांव में जब कोई एक्सपायर होता है तो जो लोग एक्सपायर होते हैं उनको जलाने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है प्रधान जी को, 3,000, 2,500, 3,000 पैसा देती है, भले प्रधान खा जाए, ठीक है। बहुत से प्रधान देते हैं, बहुत से प्रधान नहीं देते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिल रही है तो प्रधान भी डर रहा है, तो मिलता है, प्रधान जी को जाना भी पड़ता है, ठीक है। तो आप जो है उन सभी की जानकारी RTI के तहत मांग सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है, सरकार को देना ही पड़ेगा, सरकार देगी। जितने ओवरब्रिज बनते हैं, रेलवे में कितना खर्चा हुआ, सेना में कितना खर्चा हो रहा है, सड़क कितना बन रही है, इन सारी की जानकारी आप RTI के तहत मांग सकते हैं, समझ रहे हैं चीज। तो वो 2005 में आता है, वो है आर्टिकल 19(1) के तहत। हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 92 उस पर युक्त प्रतिबंध लगाता है कि आपको अधिकार तो दिया गया है कि आप बोलिए, इसका मतलब भी नहीं किसी को आप गरिया दीजिए, ठीक है। आप कुछ ऐसा चित्र बना दीजिए जिससे कोई भड़क जाए, कुछ ऐसा चित्र बना दीजिए जिससे कोई भड़क जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के राम जी के मंदिर के ऊपर
कोई लात रख देता है, उसको मुस्लिम दिखा के लात रख देगा, भड़क गए, तो क्या है, आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आप भड़का रहे हैं लोगों को, तो आपको नहीं करना ना। समझ रहे हैं चीज, कल बहुत अच्छे विस्तार से बताए थे। आर्टिकल 19(1)(b) क्या कहता है, आपको बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन आपको जो है हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। आप सम्मेलन करके सभा करिए, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो रोका जाता है आपको आर्टिकल 19 जो 1B है, इस पे जो बैन लगता है आर्टिकल 19(3) के तहत, उस पे आर्टिकल 93 के तहत बैन लगता है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आपके पास संगठन बनाने का अधिकार है, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, जैसे ABVP, RSS, BJP, ये सब क्या है, पार्टियां, इन सबों का संगठन है, आप बना सकते हैं, आपके पास अधिकार है। लेकिन आप ऐसा कोई भी संगठन नहीं बनाएंगे जिससे हमारे भारत की एकता और अखंडता पे बुरा प्रभाव पड़े। ऐसा कोई भी संगठन आपको नहीं बनाना है। आप ऐसा संगठन बना दिए जिसमें आप, जैसे मैं ही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे संगठन में आ गए, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सभा कर रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक है, आप लोगों को शामिल कर दिया कि आप मेरे संगठन में शामिल हो जाइए। अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कर रहा हूँ, देखिए बम कैसे बनाया जाता है, हिंदू के ऊपर कैसे फेंका जाएगा, मुस्लिम के ऊपर कैसे फेंका जाएगा, सिख को कैसे मारा जाएगा, ईसाई को कैसे मारा जा रहा है, ये आपको नहीं करना। ऐसा संगठन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास संगठन बनने का अधिकार है, RSS एक प्रकार संगठन है, ABVP संगठन है, ठीक है, ये सारे संगठन है सब, ठीक है ना। तो लेकिन आप ऐसा काम ना करेंगे जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता पे प्रभाव पड़े। तो आर्टिकल 19 जो 4 है, ये इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है, इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है कि ऐसा कोई भी आप गतिविधि नहीं करेंगे जिससे हमारी देश की एकता और अखंडता पे बुरा असर पड़े। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(d) क्या कहता है, चारों तरफ घूमने का अधिकार। ठीक है, आपको चारों तरफ घूमने का अधिकार है, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया था भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको नहीं जाने दिया जाएगा, जैसे जहां पे परमाणु बम परीक्षण होता है, जहां से मेरा मिसाइल टेस्ट होता है, जहां पे कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आदमी को पहचानती ही नहीं है, वो आदमी को आदमी नहीं मानती, वो जानवर मानती है, मार के खा जाएंगी, आपको काट के आपका हड्डी गले में लटका लेंगी। ठीक है, तो वहां पे आपको प्रोहिबिट किया गया है, आपको मना किया गया है। कुछ ऐसे जंगल है जहाँ पे आप नहीं जा सकते, जहाँ पे बड़े बड़े जानवर हैं, आपको मना किया गया है। अब आप कहेंगे कि नहीं, आर्टिकल 19(1)(d) कहता है कि ना, हमको सर बताएं हम चारों तरफ घूमेंगे। सरकार कहेगी ना, तुम्हारे सर बताएं तो तुम इधर आओ बोले। हमारे यहाँ आर्टिकल 19(1)(d) में घूमने के लिए प्रावधान दिया गया है, तो आर्टिकल 19(5) कहता है कि नहीं, हम आपको उस क्षेत्र में घूमने नहीं देंगे जहाँ पे प्रोहिबिटेड है। परमाणु बम जहाँ बन रहा है, आप करेंगे ना, परमाणु बम परीक्षण कैसे होता है, हम देखो, तो सरकार कहेगी इधर पहले आइए, आप देश की एकता और अखंडता में बाधा डाल रहे हैं, आप तुरंत सरकार बुला लेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(d) ये निवास करने का अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(e) घूमने का, ये निवास करने का। ठीक, कि आप कहीं भी भारत में निवास कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि SBI बड़ी बैंक है, आप कहेंगे ना, अभी SBI जो है चाहे RBI है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आपको दिया, हमारा आर्टिकल कहता है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि SBI को उतना बड़ा बैंक है, आप उसमें कहेंगे हम यही में सुतब, अब RBI को यही में सुतब, हमके कतो रहे के, ऐसा नहीं करना है। आपको निवास करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19(1)(d) और 1(e) और 1(e) इन दोनों पे युक्त प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 19(5). समझ रहे हैं, इस पे जो है ये जो 1(e), 1(d) और 1(e) है, इन दोनों पे युक्त प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 19(5). समझ रहे हैं ये चीज, कि आप हर जगह नहीं रह सकते। आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ से मिसाइल परीक्षण होता है, रात्रि के सूत के देखो कि मिसाइल कैसे जाएगी, कैसी मिसाइल सेट करत हो, ये सब नहीं करना। जो हमारे देश की एकता और अखंडता में सीधे सीधे तौर पे है, देश की एकता और अखंडता में बाधा पड़े, वो काम आपको नहीं करने देंगे, हालांकि ये मूल अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 1(f) क्या कहता है, 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार, जिसे हम लोगों ने समाप्त कर दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, उसको किस में रख दिया, आर्टिकल 300 के क में,
जो क्या है, एक कानूनी अधिकार है। आप मूल अधिकार के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के अंतर्गत कहती है कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, यानी राज्य जो है, राज्य की परिभाषा जानते हैं, राज्य एक राज्य होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जिसका आर्टिकल 12 में प्रावधान है। ठीक है, तो वो राज्य है जो उत्तर प्रदेश बिहार करते हैं, वो अलग है। ये जो राज्य बताया जाता है, जो आर्टिकल 12 के तहत बताया जाता है, इस राज्य में आपकी संसद आती है, आपकी सरकार आती है, आपकी विधानसभा आती है, राज्य की सरकारें आती हैं, नगर निगम आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी आती है, भेल आती है, सेल आती है, गेल आती है, नगर निगम आती है। जितने भी लोग आपके लिए नियम और कानून बनाएंगे वो सारे लोग राज्य के अंतर्गत पाएंगे। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 12 में दिया गया है, समझ रहे हैं जी। तो ये कहता है कि अगर राज्य आपका किसी भी चीज का उल्लंघन करेगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो पहले जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार रहता था, तो जब सरकार को जरूरत होती कि हमको रेलवे लाइन बिछाना है, तो लोग अपना जमीनें नहीं देते थे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार है, तो अगर आप सरकार जो राज्य है हमसे छीनेगी तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। जब हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप तुरंत भागेंगे सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी भैया कि मूल अधिकार जब आपका उल्लंघन हो तो उसे बचाने का काम मेरा है, तो मैं सरकार को रोक दूंगा। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हमारी संसद ने उसको हटा के वहां से हटाया, मतलब 300 के कम रख दिया, मतलब उसको मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया। आप डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। नहीं तो अगर उसको हटा दिया जाएगा ना, तो हमारी सरकार इतनी चालाक है कि सबकी जमीनियां कब्जा लेगी, आपको घर से बाहर कर देगी, बेदखल कर देगी। ठीक है, तो वन आपको जो है संपत्ति का अधिकार देता था, लेकिन इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक, 1G क्या कहता है, 1G कहता है कि व्यवसाय करने का अधिकार। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता पे प्रभाव पड़े। समझ रहे हैं, आप ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं करेंगे जिससे एकता और अखंडता पे प्रभाव पड़े। आप व्यवसाय में जैसे कोचिंग खोला हो, ठीक है, अभी बताएं आपको इस कोचिंग में मैं आतंकवादी बनाने लगूं, किसी को आतंकवादी बनाने लगूं, वो हमारी एकता और अखंडता पे प्रभाव पड़ेगा। आप व्यवसाय करिए, व्यवसाय ही है, बिजनेस से चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई व्यवसाय ना, आप बना रहे हैं पटाखे, उसमें बनाने लगे बम, तो ऐसा आपको कोई व्यवसाय नहीं करना है जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता पे प्रभाव पड़े। ये जो चीज है हमने कल आपको बता दिया था बहुत विस्तार में, 1 घंटे 10 मिनट बताएं। ठीक है, तो ये जो है आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी चर्चा 19 से 22 तक है, 19 से लेके 22 तक। ठीक, उसमें पहला है स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 बता दिए। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 20 पे, यहीं से स्टार्ट करना है, अनुच्छेद 20। ठीक है, इसमें है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। जैसे आप कोई अपराध करते हैं, ठीक है, आप कोई अपराध करते हैं तो आपको जो है बचाया जाता है, आपको सेव किया जाता है। आपको जो पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो आपके पास अधिकार दिया गया है कि आप अपने वकील से बात करिए। ये सब बातें होती है कि नहीं? तो यही कहा गया है कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराध के संबंध में अनुच्छेद 20, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। जैसे आपने कोई अपराध किया, ठीक है, तो हमारा आर्टिकल कहता है कि भैया हम आपको बचाएंगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपराध न किए हो सकता है आपको फंसाया जा रहा हो। यही कहता है कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 21 कहता है कि भैया आपको बिना विधि के उल्लंघन के, विधि मतलब जो कानून आपके लिए बनाया गया है, बिना विधि के उल्लंघन के आपको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिना विधि के उल्लंघन
आपको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, बिना विधि के उल्लंघन के आपको दंडित नहीं किया जाएगा। यानी जो हमारे देश में कानून बनाया गया है कि देखिए, अगर आप किसी को मारेंगे तो आपको ये सजा होगी, अगर नहीं मारेंगे तो आपको सजा नहीं होगी। लेकिन आज के समय में जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, इनको सुरक्षा बहुत दी गई है कि आप इनको कुछ बोल भी देंगे, आई कुछ कह दे, कुछ बोले ज़्यादा नहीं है, बस ये कह देंगे जाके कि हमको छेड़ रहे थे। अंदर हम लोग गरीब बाप के बेटे हैं ना, वही अमीर बाप के बेटे रहते तो वही फोर्स कार से कुचल के वो चला जाता, और हमारे देश की जो कोर्ट है वो कह देती है कि आप जो है एक निबंध लिख दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, 300 शब्दों का निबंध लिख दीजिए। और हम लोग होते ना तो सबसे पहले 2 साल जेल में खटाएंगे, उसके बाद न्याय होगा चाहे नहीं होगा वो अलग मैटर है। समझ रहे हैं? ये आपको प्रोटेक्शन करने के लिए ये बनाया गया है कि बिना विधि के उल्लंघन के आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हालांकि ये एक विरोधाभास है। आज तक बहुत से लोग जेल में 8-8 साल 10-10 साल बंद रहे, जैसे मनीष सिसोदिया अभी बंद थे जेल में, ठीक है। हमारे जो ईडी और सीबीआई है आज तक उनके खिलाफ कोई साक्ष्य ही पेश नहीं कर पाई, और वो बंदा 17 महीने जेल में बंद हो गया। सोचिए कि उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं। उसके पास अधिकार था ना चारों तरफ घूमने का, आर्टिकल 19 उसका उल्लंघन हुआ कि नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट को ही लगा कि 17 महीने में जो हमारी ईडी और सीबीआई है एक भी साक्ष्य पेश नहीं कर पाई, इसका मतलब ये गलत। हालांकि अभी भी उनको निर्दोष साबित नहीं किया गया है, अभी उनके ऊपर केसेस चल रही हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये देख रही है कि इस व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो हमारी संस्था है वो इसको फंसा रही है। ये हमारे मूल अधिकार का रक्षा करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है ना। तो जो बेल दी है मनीष सिसोदिया को वो सुप्रीम कोर्ट ही दी है। तो यही कह रहा है कि हम आपको अपराध के संबंध में 2 स्थिति से संरक्षण देंगे। अगर आप अपराध नहीं किए हैं तो हम आपको बचाएंगे, अगर आप अपराध किए भी हैं तो भी हम आपको बचाएंगे, हम आपको सेव करेंगे। जैसे आज किसी का मर्डर कर देते हैं लोग तो साल भर 2 साल जेल में रहने के बाद बाहर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? यही है आपके अपराध के संबंध में 2 स्थिति से संरक्षण, ठीक है। तो इसमें ही कहा गया है कि भैया बिना विधि के उल्लंघन के, बिना कानून के उल्लंघन के, जैसे नियम बनाया गया ना कि आईपीसी 307 आईपीसी खैर समाप्त हो गया है, अब बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब आ गया। आईपीसी हमारे भारत में नहीं लागू है 1 जुलाई 2024 से, ठीक है ना, समझा ना। तो ये कहता है कि जो विधि हमारे देश में बनाई गई है, अगर आप उस विधि का उल्लंघन किए तभी आपको दंडित किया जाएगा, अगर आप उस विधि का उल्लंघन नहीं किए तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है, एक होता है इसी में भविष्य लक्ष्य विधि, एक होता है भूत लक्ष्य विधि। ठीक है, एक है भविष्य लक्ष्य विधि इसी में है, एक है दूसरा भूत लक्ष्य विधि। भविष्य लक्ष्य विधि का मतलब है जैसे मैं आज अपराध किया, ठीक है, आज के अपराध में मैंने मान के चला मेरी मैडम है, तो मैडम मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसको 2-4-10 पड़ाका आलेली मार दिए, ऐसा मार दी कि हाथ टूट गया। ऐसा कभी नहीं करेंगे आप, ठीक है। जिसको इतना मानते हैं उसको मार देंगे, क्या आपको लगता है कभी? आप कभी नहीं मार पाएंगे। हालांकि आप बोल देते हैं, गुस्से में रहते, वो अलग बात है, या कुछ ऐसा गलत काम किए हैं आप तब बोल देंगे, नहीं तो आप कितना भी कर लीजिए या कितना भी इरिटेट कर ले, आप कभी जिंदगी में उस लड़की को नहीं मार पाएंगे। लड़की भले मार दे, आपका हाथ टूट जाए, बर्तन से, लुटा से, थरिया से मारते हुए चलेगा, लेकिन आप जिससे लड़कों की यही बात है, लड़के विष्णु है, विष्णु के अवतार है लड़के, जिसको चाहे उसको पूरा, नहीं चाहे कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझा रहा है, ठीक। तो इसमें कहा गया कि भैया हमने कोई अपराध किया, हमने उनको मार दिया ना, तो हम जो उनको मारे हैं अब उनके जाने दीजिए, बुरा मान लेंगे, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को मारे हैं, ठीक है, हम किसी व्यक्ति को मार दिए, उसका सर फट गया ना, उसका सर फट गया। अब हमारे यहाँ जो विधि है
कि सर अगर फटा है तो विधि बनाई गई कि सर फटने के एवज में हम व्यक्ति को 2 महीने जेल में रखेंगे। हमारे यहाँ ये विधि है, ठीक, मतलब हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ विधि बनी है कि अगर आप किसी का सर फोड़ दिए, जैसे दयादी में झगड़ा हुआ, तू हमारे एक बित्ता ना दे, तुम्हें तुम्हारे एक बित्ता दे, करते हैं ना, मेड़ काट दे रहे हमारे, तो मेड़ जानते हैं, मेड़ काट दिए। तो जो आप लड़ाई झगड़ा मारपीट किए हैं या किए हैं, तो उसमें जो तोड़ फोड़, हाथ टूटा, फ्रैक्चर हुआ, कपार फटा, ये जो हुआ, अब उस समय या उस तारीख को उस अपराध के लिए जो नियम, जो कानून था, जो सजा थी, आप वही सजा देंगे, न कि कोई अन्य और नया सजा देंगे। समझ रही हैं? मतलब कि आज मैं उनको मारा हूं, उनका हाथ पैर टूटा है, अब इसके लिए सजा है कि आपको 2 महीने जेल में रहना होगा प्लस 10,000 का प्रावधान है कि 10,000 आपको जुर्माना देना है, 2 महीने जेल में रहना है। ये किसके लिए? कि मारे, सर टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, इसके लिए है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा जज है वो अलग से नियम बनाए, या हो सकता है कि जज का पड़ोसी हो, वो अलग नियम बनाते, या हो सकता है उनके लड़की से बात कर रहा हो, ये हो सकता है पूरा गुस्से में वकील साहब हो, अब बात क्यों, अरे लड़की से बात करता आया है आज रडार पे, ले इसको सजा सुनाते हैं, फांसी। तुरंत सुप्रीम कोर्ट का जज साहब ये कहा, आपके यहाँ अपराध के लिए जो सजा वर्तमान समय में थी, आप वो सजा देंगे जो मारपीट के लिए, कि आपकी लड़की से वो बात करता उसको फांसी सुना देंगे? ठीक है, तो अपराध के समय उस अपराध के लिए जो सजा दी जा रही है, आप वही सजा देंगे। ठीक है, आप भविष्य की कोई अलग विधि बना के नहीं देंगे। भविष्य का मतलब फ्यूचर है ना, तो आप भविष्य वाली ऐसी कोई विधि बना के उस व्यक्ति को दंडित नहीं करेंगे। समझाया चीज। दूसरा करा कि भूतलक्षी विधि, सभी व्यक्तियों पे भूतलक्षी विधि ही लागू होती है। यानी भूतलक्षी मतलब बीता हुआ, जितने पुराने विधि हमारे लिए बने हैं वो मेरे ऊपर लागू होते हैं। जैसे वो विधि चली आ रही है तभी तो हमारे ऊपर लागू होगी, कि हमने मारा है तो 2 महीने की सजा है और 10,000 रुपया या 20,000 रुपया का जुर्माना है। ठीक है, तो भूतलक्षी विधि और भविष्यलक्षी विधि, ये दोनों विधियां हैं। आप जो है भविष्यलक्षी विधि बनाकर किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। सजा उसी जो अपराध के अनुसार, जो अपराध हुआ है जिस समय, उसी समय के अनुसार ही आप सजा देंगे। आप नया सजा बना के आप उस व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कर दिया फिर आपको सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर एस्टिमेट कर लेगी, अपने अंडर में ले लेगी कि क्या कर रहे हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो आर्टिकल 21 कहता है कि बिना विधि के उल्लंघन के आप किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझाया? इसी में दिया गया है कि आपको जो है, अगर आप अपराध कर दिए तो आपको जो है वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। क्या है? वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। समझ रहे हैं? जैसे आप कोई अपराध कर दिए, आप किसी को मार दिए, तो आपके पास अधिकार है कि आप जाइए वकील से मिलिए। ठीक है, या आप हो सकता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको दिया जाएगा टाइम कि आप जाइए वकील से मिलिए, कि इस पर कैसे होगा, कैसे मैं छूटूंगा। आपका वकील केस देखता है तभी तो आप छूटते हैं ना। समझ रहे हैं? तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है वकील से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, समझाया? ठीक हो गया, इसको लिख लिए, लिख लीजिए, भविष्यलक्षी विधि और भूतलक्षी विधि लिख लीजिए। हो गया, भविष्यलक्षी भूतलक्षी। हो गया? ये आर्टिकल 21 है, ये 22 है। ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, अगर एक अपराध व्यक्ति किया है,
एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, आप उसे दोबारा अभियोजित नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को मारा है, ठीक है, मार दिया, उसका सर फूट गया, टांग टूट गया या मर्डर कर दिया, ऐसा गलती मत करिएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पढ़ लिख रहे हैं, पैसा कमाएंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक ना। नहीं कहता कि गांव में आपको दबाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, खूब प्रेशराइज करेंगे, खूब दबाएंगे आपको, लेकिन आप जहर का घूंट पीते रहिए। जब दबा रहे हैं तो आप जहर का घूंट पीते रहिए, शांति से एकदम पढ़े रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम मन लगा के, तन लगा के पढ़िए एकदम। जवाब उनको देंगे, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, सफल हो गए, उनको जवाब मिल गया, वो आपके घर की तरफ नजर भी उठा के नहीं देखेंगे, आपके घर की तरफ नजर भी उठा के नहीं देखेंगे। आप गलती से एक बड़े पद पे चले गए ना, अधिकारी वगैरह हो गए अपना, तो फिर तो आप जहां थूकेंगे उसको उचाटेंगे, जहां आप थूकेंगे उसको उचाटेंगे। अरे अमृत थूक रहे हैं क्या, समझ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है, ठीक है, तो जो अपराध किया है, अगर उसको एक बार सजा दे दी गई, आपने मारा, पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया, हमने पुलिस से परामर्श किया, हमारे भी केस वकील से परामर्श किया, हमारा केस हमारा वकील लड़ा, हमको जो है कोर्ट ने सजा सुनाया कि इनको मारने के वजह में हमें 2 महीने की सजा है, 10,000 जुर्माना है, ये मेरी सजा हो गई, हमारा फैसला सुना दिया गया। अब दोबारा हमको पुलिस उसी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकती है कि नहीं तुम ही मारे थे उसको, चलो दोबारा चलो जेल में, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध किया है और उसको सजा सुना दी गई है, तो आप उसको दोबारा दंडित नहीं कर सकते। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। तो आप पिक्चर में देखते होंगे कि एक का साथ कई लोगों को गोली मार देता है ना, तो जब वहां के कोर्ट में जाते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, आप जो है ये तो एक का बार में सबको मारा है, एक का बार सजा सुनाइए, तो वहां वाली बात अलग हो जाती है, वो मूवी है। यहाँ पे नहीं, अगर आप एक व्यक्ति को मारे हैं तो 10 साल का सजा है तो 10 साल, और 10 को मारे हैं तो 100 साल। भले हमारे यहाँ वो व्यक्ति 40 साल का है, किसी को मारा है, वो जो है मैक्सिमम कितने दिन जिंदा रहेगा, 30-35 साल जिंदा रहेगा, लेकिन आपको सजा सुनाई जाएगी पूरा जोड़ के। यानी आप 10 व्यक्ति को मारे हैं और एक व्यक्ति के लिए सजा ये है कि आप एक व्यक्ति पे 10 साल सजा काटेंगे, तो इन 10 व्यक्तियों पे आपको 100 साल सजा काटना होगा, लेकिन आप उतने दिन जिंदा नहीं रहेंगे। कोर्टों को पता है, कोर्ट को भी पता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है एक अपराध के लिए एक सजा। आप एक ही अपराध उसी समय कर रहे हैं कि मार रहे हैं, तो उसमें एक ही अपराध नहीं, आपने एक व्यक्ति को मारा तो एक अपराध हो गया आपका, दूसरे व्यक्ति को मारे दूसरा अपराध है, वो तीसरे व्यक्ति को मारे तीसरा अपराध है। मूवी में देखो सबको मार देते हैं, एक अपराध होता है 10 साल का जेल होता है, छूट के बाहर आता है, फिर जब निकलता है तो हीरो, बहुत बड़ा हीरो है, भैया हम लोग को सेव किया है। हाँ, किसका? आप एक अपराध के लिए आपको 10 साल सजा काटना है, एक अपराध के लिए। तो कैसे आप शुरू कर देंगे साथ? आपका एक दिन एक ही मिल रहा है ना, 24 घंटे ही, वो आपके एक व्यक्ति के लिए, वो आपके एक व्यक्ति के लिए, और 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति आपको उतना सजा काटना होगा। 10 साल एक का, 10 साल एक का, 10 साल एक का, 10 साल एक का, ऐसे से काटेंगे, तभी तो कह रहे हैं कि आपको जो है 100 साल देना होगा, तभी तो कह रहे हैं। 100 साल वो जिंदा नहीं रहेगा, हमारे कोर्ट को पता है कितना जिंदा नहीं रहेगा। एक वही आजीवन कारावास कर दिया जाता है, इतना नहीं, आजीवन कारावास कर दिया जाता है तुरंत, ठीक है। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, ठीक। आर्टिकल 20(2) ये कहता है, आर्टिकल 20(3) कहता है, आर्टिकल 20(3) कहता है कि आपको जो है आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया। इधर समझ लीजिए, हंसना बहुत दिनों तक है, आई जो आर्टिकल बताया जा रहा है इसको समझिए। ये कह रहा है कि भैया आप जब कोई अपराध किए हैं तो आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ गवाही दें, ठीक है। तो अपराधी को गवाही या साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। अपराधी को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आप समझ लिए, जैसे अब इसमें दिया गया है कि
अपराधी जो है उसको गवाही और साक्ष्य नहीं देना, यही ना, यही लिखा है ना। लेकिन आज के समय में ये जो दिया गया है, आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और दारू वाले केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक, आपका जो फोन होता है ना, उनका एप्पल का फोन था, एप्पल को फोन को पुलिस नहीं खुलवा पाई। उनका लाभ आपको साक्ष्य नहीं देना है, आपके प्राइवेसी है, आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो, आपको साक्ष्य नहीं देना है, आपको अपने खिलाफ गवाही नहीं देना है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आपको देना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलिए किसी महिला के साथ रेप हो गया, ठीक है, तो आप जानते हैं कि सैंपल लिए जाते हैं, उस महिला के भी सैंपल लिए जाते हैं, उस पुरुष के भी, दोनों के सैंपल लिए जाते हैं। तो आपका साक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ तभी नहीं पता चलता है। जैसे जिस महिला के साथ रेप हुआ, मतलब 90 आवर्स के अंदर अगर सैंपल चेक हो गया तो पता चल जाता है कि कौन ये थे कि नहीं थे। वो तो पता तो बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन ये पता चलता है कि रेप हुआ है कि नहीं। आप गलती से किसी भी महिला के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, किसी भी समय आपके बारे में पता लगाया जा सकता है कि आप इनके साथ संबंध में थे, आप इनके साथ संबंध में थी, किसी भी वक्त लगाया जा सकता है, कोई भी वक्त हो। आज आप रिलेशनशिप में, आज के 40 साल बाद भी ये पता चल जाएगा आप रिलेशनशिप में थे। इतना टेक्नोलॉजी आगे है। तभी ना जो बीच में चला था, जिसमें एक कंगना रनौत सबको बता रही थी कि नहीं यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, सबको नहीं बता रही थी। हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब नाम नहीं याद आ रहा हमको उसको, कि आप मान के चलिए कि मैं बड़ा आदमी, आप कोई छोटा है, अब उसके साथ दुष्कर्म हो गया, तो वो उस समय नहीं कह पा रही है लड़की ना, उस समय नहीं कह पा रही है। लेकिन जब वो एक बड़े लेवल पे आ गई तो वो बताने लगी लोगों को कि नहीं मेरे साथ इन्होंने अनैतिक कार्य किया है, दुष्कर्म किया है, तब फिर आपका सैंपल टेस्ट होगा। इसी के लिए तो मांग हो रही थी की ना, 2012-13 की बात है, ऐसा ही 12-13-14 की बात है कि इन्होंने किसी लड़की के साथ, कुछ लड़कियां जिनके साथ इन्होंने अनैतिक कार्य किया है, ठीक है, अब वो लड़कियां अभी भी हैं। ये कहा गया कि भैया आप उन लड़की के सैंपल लीजिए, इनके भी लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। तो आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप कभी पता लगा जा सकता कि आप थे, ठीक है। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको साक्ष्य देना पड़ेगा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल का भी मोबाइल खुलवा दिया जाता, अगर वो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त रहते ना तो आपको साक्ष्य देना पड़ता, ठीक है। तो आर्टिकल 20C कहता है या 3 कहता है, आप इसको ABC भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 20C या 3 कहता है कि अपराधी को गवाही या साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। समझ गए आप? और कोई दिक्कत? हो गया, आर्टिकल 20 खत्म। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक का मतलब देह, देह की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है कि हम आपको आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, आपके जान को हम बचाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्वास्थ्य सही से नहीं मिल रहा है, आप बीमार हैं, हम आपको स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे। आपको भोजन नहीं मिल रहा है, हम भोजन दिलवाएंगे। भले 5 किलो राशन में आप एक महीने ना खा पाए, लेकिन भारत सरकार कहेगी कि हम आपको खाना दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपके प्राणों की रक्षा हो रही है, आपके देह की भी रक्षा हो रही है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके पास ये स्वतंत्रता है, ये आपके प्राण है, आपकी देह है, आप इसको बचा सकते हैं। कोई आपको मार रहा तो आप उसे सेव भी कर सकते हैं, ये आपके पास स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। ये आपकी देह है, आपका प्राण है, ठीक है। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 21 कहता है कि आपको हम जीने का अधिकार तो दे ही रहे हैं, हम आपको मरने का अधिकार नहीं देंगे कि आप अपने से मर जाइए। हमारा जो आर्टिकल 21 है ये आपको जीने का अधिकार देता है, आपको मरने का अधिकार देता ही नहीं है।
आप नेचुरल रूप से मर गए या किसी एक्सीडेंट में मर गए वो अलग है। आप ऐसे कभी भी डेथ नहीं करेंगे या कभी फांसी लगाने गए और फांसी में बच गए, ठीक है, फांसी लगाने गए और फांसी में आप बच गए। अब जब बच गए हैं तो फिर आपको पुलिस उठा लेगी तुरंत, क्यों फांसी लगा रहे थे, क्या दिक्कत थी। जैसे आपको किसी से दिक्कत होगी तभी तो फांसी लगा रहे थे ना। जैसे महिलाएं अक्सर फांसी लगाती हैं, अपने आप को छिड़क लेती हैं, तेल से जला लेती हैं। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो अपने फांसी लगा लेते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत एक्सपायर हो गए, नहीं पता चला, लेकिन अगर वो बच जाता बंदा तो सारी जानकारी होती तो रिया चक्रवर्ती फंस जाती। रिया चक्रवर्ती का शायद उसमें हाथ है, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब कोर्ट ने उनको अपराधी नहीं माना तो मैं कैसे कर, मेरे पास से अधिकार थोड़ा है, और मैं किसी को अपराधी करने का हकदार थोड़ा हूँ। वो तो कोर्ट डिसाइड करता है ना कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कहा गया भैया हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे और आपके देह की रक्षा करेंगे, ठीक है, समझा रहा है। आपको पर्यावरण से कोई दिक्कत है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो हम कहेंगे भैया हमारे वातावरण को शुद्ध बनाइए। तो हम कहते हैं कि नहीं, अब जो है तेल वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, आप चलेंगी कौन, बैटरी वाली चलती है, चल रही है ना। हम कहते हैं कि बिजली बिल ज़्यादा यूज ना करें, हम इंजन यूज ना करें, हम 100 सिस्टम को अपनाएं। हो रहा है कि आपके प्राणों की रक्षा हो रही है, कैसे, पर्यावरण को लेके, ठीक है। तो ये हमारे पास अधिकार है, ठीक है। अब इसमें कई प्रकार के अधिकार दिए गए, 50-60 को अधिकार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत सारा अधिकार डाल दिया जो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जैसे आप एक महिला और एक पुरुष हैं, उनकी शादी हुई है, ठीक है। आज के समय में क्या होता है कि लोग बच्चियों को पैदा करना ही नहीं चाहते, पता नहीं किस सोच के वो लोग हैं, क्या उनकी सोच है, किस तरीके से सोचते हैं। अरे जिस महिला के साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं उसी से उस बच्चे को जन्म दिया जा रहा है ना। अगर वो बच्ची नहीं लेगी तो फिर दोबारा कौन जन्म लेगा। लेकिन ये चीज महिला भी नहीं सोचती, सबसे बड़ी बात ये है, जो खुद महिला है वो नहीं सोचती है, वो कहती है कि हमारे पास एक लड़का जरूरी है। क्या करोगे लड़का को लेके, वह लड़का सब बाद में वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वह सब कहें कि मैडम आ गई तो प्यारी तो मैडम हो गई, माँ बाप तो प्यारे रहे नहीं। और एक बात याद रखिएगा, माँ बाप को अगर आप दुनिया में नहीं मान रहे हैं, आप दुनिया में कुछ भी करिए, जिससे जितना प्रेम करना हो कर लीजिए, जिससे जितना करना हो कर लीजिए, लेकिन अगर आपने माँ बाप को गलती से भी ठुकराया, आप ठुकरा तो ले जाएंगे लेकिन आप उसके बहुत बड़े भुक्तभोगी होंगे। आपको उसकी सजा नहीं पता नहीं किस्तों में मिली, ठीक है ना, सजा उसकी आपको किस्तों में मिलेगी और आप उसको जिंदगी तक नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे जब तक जिएंगे। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा मिली, ऐसा कुछ है ना। तो आप अगर एक गलती कर रहे हैं तो माँ बाप को जिंदगी में कभी मत ठुकराइए। आपका जिंदगी में कोई साथ देगा या नहीं देगा अलग मैटर है। आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं आज के समय में जो ई वाला अफेयर चला है ना, ई वाला, आप पर ये शारीरिक आकर्षण है। कोई अच्छा ही बताइए, हमको लड़के से प्यार क्यों नहीं, बताइए, जवाब दीजिए। हमको लड़के से काहे नहीं प्यार है, हमको लड़की से क्यों प्यार हो रहा है, या चाहे एक लड़की तो उसको लड़के से क्यों प्यार हो रहा है, उसको भी तो लड़की से प्यार होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, हमको लड़की से प्यार, और वो लड़की जो है उसको लड़के से प्यार है। तो आपको शारीरिक आकर्षण वो प्यार है या नहीं। लेकिन हम लोग खूब हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। सोचिए कि जो आपको 9 महीने पेट में पाली हैं, हाँ, और आपको 15-16 साल की बनाई है वहां तक लाके, मतलब आप उनका कोई योगदान नहीं है, आपके लिए कुछ है या नहीं है। और आप लोग लिखते हैं मैं लाख कोशिश कर लूँ आप मेरे नहीं हो सकते। हाँ, बता रहा था उस दिन ना कि 15-16 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे लिख रही है कि मैं कितना भी लाख कोशिश कर लूँ तुम मेरे नहीं हो सकते। हाँ, सोच रहे। तो अब जो है ये वाला जो सिस्टम चल रहा है, इसमें लगता है कि ना यह मेरे लिए सब कुछ है, जबकि आपके लिए आपके माँ बाप बहुत बड़ी चीज है। आप जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलतियां कर लेंगे, माँ बाप आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वही जो लड़की है आपको ठुकरा के चली जाएगी, लात मार के चली जाएगी, आप किसी भी कर्म के नहीं होंगे। समझ रहे हैं चीज। लेकिन हर एक चीज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। जैसे आजकल केसेस होता है कि एक लड़की है मेरे साथ दगाबाजी करके चली गई तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। आज के समय में नियम बना है
कि अगर आप किसी भी लड़की, जैसे हमारा जब से बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, ये जब से आया है ना भारतीय न्याय संहिता, इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी भी लड़की से शादी करने के लिए वादा किए हैं, आपने उससे अफेयर किया है और आपने वादा किया है और आप उस वादे को तोड़ रहे हैं, तो वो लड़की केस लिखवाएगी तो आपको सजा होगी। आप ध्यानपूर्वक रहें। आप जो है, अब वादे नहीं करना है, शादी का वादा नहीं करना है, सब कुछ करिए, शादी का वादा मत करिए। जैसे हम लोग कर देते हैं, हम लोग मैच्योर आदमी है ना, हम लोग को वो चाहिए जो हम लोग के साथ चले। नहीं कहने को तो कह सकते हैं, आप रिलेशनशिप में आए ही होंगे, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। आप प्रूफ रखिए ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आप जब बातें कर रहे हैं तो कहिए ना। हाँ, जैसे आप वादा करते हैं, मोबाइलिया में हाई मोबाइलवा है ना, हाई मोबाइलवा टपर टपर मैसेज करते हैं, ये मैसेजवा रहता है, उसमें ये सब प्रूफा रहता है। अरे एक वीडियो था, मैं देख रहा था, उसमें एक फाइल बना के रखी है लड़कियां, पूरा उसके व्हाट्सएप मैसेजवा का, उसको 2 कॉपी करा करा के निकाल के रखी है। मैं देखा हूँ उसको, मतलब वो वीडियो में था कि वो पूरा एकदम व्हाट्सएप का एक एक चैटवा जो है उसको 2 कॉपी करा के रखी है। उस पर लिखा गया था कि आप ऐसे जिंदगी में कभी काम ना कीजिए कि आपको 2 कॉपी में करके आपको फंसाया जा सके। लोग मैसेज अपना डिलीट कर देते हैं तुरंत, आपको मैसेज करेंगे तुरंत डिलीट कर देंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ठीक है, तुरंत मैसेज करेंगे तुरंत डिलीट। ऐसा लगता है कि आप देश दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी, जबकि उनको ये पता नहीं कि जो मैसेज आप डिलीट किए उसको वापस लाया जा सकता है, वो आ जाता है। लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझती हैं लोग ना, क्या बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको पता ही नहीं है। बस अपने पता नहीं लड़की अपने आप को कितना ज्ञान समझती है, सब उनको कितना भी समझा लीजिए उनको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, हम वही कहेंगे भैया जो भी करिए, माँ बाप आपके जो है साथी हैं, कितना भी बड़ी गलती कर लेंगे, आप उनको लेके भी 2 साल बाहर भी चले जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे आएंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर ये ना रह बाबू ना, तो दोबारा लेके लाना, बाबू के साथे लाना, तो फिर वही लगले तो वही उल्टे पैर घरे जहाँ रहा वही जीवा। बता रहे हैं, जिस पैर से आप वापस आए थे उसी पैर से उल्टे वापस चले जाएंगे। नहीं, आपके पास पैसा होना चाहिए। आइए तुरंत घर, उतर रहे हैं मैडम को लेके 4 व्हीलर से, फॉर्चुनर से लेके उतरे, एक तो बाबू साथ में, फॉर्चुनर से लेके उतरे, पापा पे घुस रही है, बाहर लेकर फॉर्चुनर से, और लड़की के पापा पे घुस, हमारा लड़की फॉर्चुनर में घूमत है। ऐसा काम करिए, ठीक है। आपको छोड़ के जा रही है ना, जाइए, आप शौक से जाइए। अच्छा, आपको वो छोड़ के जा रहे हैं, शौक से जाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाइए। सही बता रहे हैं, अपनी लाइफ में आप इस स्टेज पे हैं, आपको छोड़ के गई या गए, आप इस स्टेज पे आइए। आप, हम मानते हैं आपको तकलीफ होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस चीज को, होता है लोगों में, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन उस चीज को करना पड़ेगा आपको। आप नहीं करेंगे, आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। आप फिर कुछ हुआ, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऊपर ऊपर, लास्ट एकदम पावरफुल एकदम। जिसने आपको धोखा दिया है ना, उसको ऐसा सजा दीजिए, उसको समझ में आ जाए कि गलती क्या की है या क्या किए नहीं। मैं सिर्फ लड़की को नहीं बोल रहा हूँ, मैं लड़की को के लिए बोला कि वो लड़के के लिए भी करे, दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं, ये सब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ये आपकी स्वतंत्रता थी। 18 साल के बाद आप खूब अफेयर करिए, मम्मी पापा आपको बोलेंगे भी ना तो बहू करेंगे, आपको घर से निकाल देंगे, लेकिन आप कर सकते, कोई नहीं बोलेगा। ये आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। लेकिन 18 साल से पहले अगर आप किसी लड़की से बात किए ना, लड़का बात किया, तो वो आ जाएगा नाबालिग पे, फिर आपके ऊपर उसके मम्मी पापा के ऊपर केस करवा देंगे। ये अधिकार दिया गया है। 18 साल से ऊपर जैसे जो आती है उसका शायद उम्र कम है ना, हो गया पूरा ना, अब चाहते तो उसके मम्मी पापा उसके ऊपर केस करवा देंगे, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आप उसको 18 साल के बाद यूज करेंगे और लड़के 21 साल के बाद, ठीक है। तो ये आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसमें क्या है, एक चीज इसमें और था, इसमें एक धारा 497 थी जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है कि आपकी मर्जी आप जो करिए, आपकी मर्जी आप जो करिए, आपकी मर्जी आप जो करें,
ठीक है। इसमें एक धारा 497 था, एक महिला थी एक पुरुष था, ये दोनों लोग शादी के बंधन में बंध गए, ठीक है। अब हो सकता था ये जो महिला डिपार्टमेंट है, ठीक, अब इनके साथ ना रखे, इनको दूसरा पसंद आ गया, अब इसके अफेयर में आ गई। जब तक ये धारा 497 था तब तक ये व्यक्ति जो है, अगर ये महिला इस व्यक्ति के साथ फंसी थी तो इनके ऊपर ये केस कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए ये कहा कि इस महिला के पास ये अधिकार है, उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, उसकी देह की स्वतंत्रता है कि वो किसके साथ रहे। तभी तो आज डाइवोर्स का आता है नियम ना, तलाक तभी है कि आपके पास दैहिक स्वतंत्रता है, आपकी शारीरिक स्वतंत्रता, आप जिसको मन कर उसके साथ रहे। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को हटाया और उसको कहा कि इस भाभी की जो बात है, जो भाभी जी हैं, अब किसी को लाइन मार सकती हैं या भाभी जी को कोई लाइन मार सकता है, अब एक केस ना करेंगे। अब पहले जब तक धारा 497 था हाई केस कर सकते थे इस लड़का के ऊपर, जब धारा 497 हटा तो केस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्टार्ट कर दें, भाभी लोग ना पढ़ना है हाँ नहीं, मतलब कुछ चीजें बताई जाती है तो लोगों को लगता है कि ना बस सर जी तो बता दिया कि सही है, स्टार्ट। भाभी कैसी है भाभी जी, है ना, ये सब नहीं करना है, पढ़ लिख लीजिए। भाभी लोग का तो काम है देवर लोग से बतियाएं, वो लोग तो चाहते हैं कि हम लोग देवर से बतियाएं ना, लेकिन आप लोगों को बचना है। अगर आप लोग उनके चंगुल में फंसे तो फिर कभी बाहर नहीं निकलेंगे। उन लोग का अरे बाबू तुम ही देखे अच्छा हुआ, बाबू तो फंस गई ना, बाबू उधर से निकल जाइए, जगह से शादीशुदा ना उधर से तो गुस्सा में निकल जाइए, लेकिन भाभी से तो कबू गुस्सा ना करेगा, वो ऐसा बतिए बोलिए, ठीक है। तो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है, इसमें आपके पास स्वास्थ्य का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, ठीक है, पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। ये सारे जो अधिकार हैं आपको दिए गए। आप जानते हैं हमारे भारत में लोग बच्चियों को पैदा नहीं करना चाहते हैं, बीच में कुछ बता रहे थे, हमारा दिमाग कहीं डाइवर्ट हो गया है। बच्चियों को लोग पैदा नहीं करना चाहते हैं, जानते हैं, उनको लगता है कि बच्ची हमारे लिए काल है, हम उसकी शादी करेंगे तो 30-35 लाख देना पड़ेगा। हाँ, तो जो शादी कर रहा है कहाँ शादी कर रहा हूँ, लेकिन सदिया मत करे। लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं कि अगर एक महिला और एक पुरुष हैं, इनकी शादी हुई है, अगर वो रिलेशनशिप में है और गलती से इस महिला और पुरुष में रिलेशनशिप बना और उस महिला के गर्भ में बच्चा का बूंद पड़ने लगा या बच्चा पलने लगा, ठीक है, तो आप तब तक उसको मार नहीं सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े मेडिकल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे लिखा जाता है कि यहाँ पे भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं होता है, भ्रूण लिंग परीक्षण निषेध है, मना है, यह एक अपराध है। देखते हैं कि नहीं, वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी हमारे भारत का संविधान इतना खतरनाक है कि एक छोटा बच्चा अगर माँ के पेट में पलने लगा तो उसे आर्टिकल 21 दे दिया जाता है, आप उसे मार नहीं सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ पे लिंग परीक्षण नहीं होता है, मेडिकल में लिखा रहता है, आप जाइए तो देखिए लिखा रहेगा यहाँ पे भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं होता है, यह एक दंडनीय अपराध है, लिखा रहता है, आप देखे होंगे। आपको वो होता है, लोग करवाते हैं, होता रहता है। महिलाएं ऐसा कहती लड़का है कि लड़की है कि लड़का है कि, अरे लड़की है तो क्या आपको खाना नहीं देगी, जब तक बेचारी रहती है तब तक खाना बना देती है, अब बनाती है कि नहीं, तब उसमें आती है, सब 11th में आती है, 3-4 हैं सर, है तो बहुत हो रही, 3-4 उसमें कहते सर वो खाना नहीं बनाना है, क्या करोगी तुम लोग, कहते खाना नहीं बनाएंगे, क्या करोगी तब, ढंग से पढ़ना भी नहीं है, पूछ दीजिए बायोलॉजी तो आता ही नहीं, फिजिक्स आता नहीं, करोगे क्या तुम लोग, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको बहुत सारे जो है अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, 20 और 21, ठीक है। ये आर्टिकल थोड़े बड़े बड़े हैं, आगे जैसे हम जाएंगे आर्टिकल बहुत छोटे छोटे तुरंत भाग जाएंगे आगे, ठीक है। मूल अधिकार पढ़ाएंगे, इसके बाद राष्ट्रपति वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, नॉर्मल बताएंगे उसको, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री वाला थोड़ा सा बता देंगे डीप में, मंत्रालय वगैरह क्या होता है, उसके बाद राज्य वगैरह में जो आएगा उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।